बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं रियाजुल हक और फैसल रज़ा खान साहब। मैं आप दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसे मामले से करते हैं जिसने कई संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। एक तरफ हुकूमत बम्पर गंदम की पैदावार का दावा कर रही है, तो दूसरी मुबैना तौर पर 45 लाख टन गंदम के हिसाब पर सवालात उठ रहे हैं, जबकि 10 लाख टन गंदम दरामद करने की भी तैयारी की जा रही है। आखिर इसकी असल हकीकत क्या है? इस साल कितने रकबे पर गंदम काश्त हुई है? पैदावार कितनी रही है? मुल्क की सालाना ज़रूरत क्या है? मुख्तलिफ इदारों के एदादो शुमार क्या कहते हैं? और अगर पैदावार काफ़ी थी तो दरामद की ज़रूरत क्यों पेश आई? इन तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे और अंदर की खबर जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है नवाज संगरा। नवाज, सबसे मुझे ये बताइए कि 45 लाख टन गंदम जो है वो आखिर गायब कहाँ हो गई है? क्या ये सिर्फ डेटा का फ़र्क है या फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है, स्मगलिंग हो रही है या मामला कुछ और है? बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपने ये कहा कि गंदम जो है वो गई कहाँ है, ज़ख़ीरा भी जो है वो किया जा रहा है, स्मगल जो है वो गंदम बिल्कुल नहीं हुई। सबसे बड़ा इशू जो है वो डाटा का इशू आया। पाकिस्तान के अंदर 4 इदारे जो हैं वो गंदम का डाटा इकट्ठा करते हैं कि गंदम की कितनी जो है वो पैदावार हासिल हुई है। सबसे पहले मैं बात करूँ तो CRS है, ये क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज जो पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसके अंडर काम करता है। अब CRS ये कह रहा है कि 2 करोड़ 19 लाख टन पंजाब ने जो है वो इस बार गंदम जो है वो हासिल की है। ठीक है। अब इससे आगे हम सपारको की तरफ जाएं तो सपारको कह रहा है कि हमने 2 करोड़ टन गंदम जो है वो हासिल की है। अच्छा। आगे लिम्स है, लिम्स कह रहा है कि 2 करोड़ 31 लाख टन जो है वो गंदम हमने पंजाब ने जो है वो इस बार हासिल की। आप यहाँ पर देख लें कि जो 45 लाख टन गंदम की बात हो रही है कि गंदम गायब हो गई है। मसला ये आया कि जब हुकूमत की जानिब से किसान को फैसिलिटेट नहीं दिया गया, इनपुट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं और फसल का जो है वो रेट नहीं दिया जा रहा। जब रेट नहीं दिया जा रहा तो किसान जो है वो बददिल हुआ फसलों से। उसने गंदम खासकर जो है जब उसको गंदम का रेट नहीं मिला तो उसने उसकी काश्त कम की है। दूसरी जानिब आपको पता है कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखाते हैं। तो पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिस तरह मैंने बताया कि CRS तो कह रहा है कि 2 करोड़ 19 लाख टन गंदम जो है वो हासिल हुई है, जबकि लिम्स कह रहा है कि 2 करोड़ 31 लाख टन गंदम जो है वो हासिल हुई। इसके अलावा FAO भी है जो ये कहता है कि 2 करोड़ 13 लाख टन जो है वो गंदम पंजाब में जो है वो हासिल हुई है। लेकिन अगर इनका फ़र्क देखा जाए, नवाज, मुझे सिर्फ इतनी सी पहले बात बताइए। आपने कहा कि 3-4 इदारे हैं जो इसका डाटा इकट्ठा करते हैं, तो ये इतने सारे इदारे क्यों हैं? कोई एक इदारा क्यों नहीं है? देखें, मुख्तलिफ इदारे जो है वो काम कर रहे हैं। शायद वो समझते हैं कि वो बेहतर जो है वो काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी कर रहा है, स्पार्को भी कर रहा है, अच्छा। FAO भी इस पर जो है वो काम कर रहा है। तो जब डाटा इकट्ठा किया गया तो उसमें फ़र्क आ रहा है। गंदम ना तो स्मगल हुई है, ना कोई जो है वो कहीं बाहर गई है। इशू सिर्फ जो है यहाँ पर डाटा में आया। इसमें पंजाब का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कह रहा है कि जी हमने बम्पर क्रॉप हासिल कर ली है, CM को भी बता दिया है। हाँ। नारा भी लगा दिया है कि पंजाब वेल डन पंजाब जो है इसने बड़ी गंदम हासिल कर ली है। लेकिन इशू ये आया है कि अब ये बताया जा रहा है कि जो डाटा का फ़र्क आ रहा है, अब इसमें देख लें कि आप लिम्स और स्पार्को के डाटा देखें तो यहाँ पर 31 लाख टन का जो है वो फ़र्क वाज़े तौर पर आ रहा है। बिल्कुल। दूसरी जानिब अगर हम फार्मर्स की बात करें तो वो भी ये कहते हैं कि हमने गंदम जो है वो कम काश्त की थी, लेकिन हुकूमत ये दावा करी कि हमने बम्पर क्रॉप जो है वो गंदम की हासिल कर ली है। 2 करोड़ 20 लाख टन। नवाज, यकीन किस पे किया जाए? देखिए, सारे इदारे जो हैं वो सरकार के हैं, सारी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। तो सरकार उनको किसी न किसी तरीके से सरकार से लिंक हैं, तभी वो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को चलाया जा रहा है पंजाब में, वो जो पंजाब एग्रीकल्चर का अपना एक विंग CRS क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज है, उसकी बेस पर ये कहा जा रहा है कि 2 करोड़ 19 लाख टन जो है वो पंजाब ने गंदम हासिल की है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हालात यकसर जो है वो मुख्तलिफ है। आप देख लें कि इस वक्त लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में जो रोटी है वो 20 रुपए तक जो है वो पहुँच चुकी है। गंदम का रेट जो है वो 4300 रुपये तक जो है वो पहुँच चुका है। यही गंदम जिसका ऐलान जो पंजाब हुकूमत ने सीज़न में किया था 3500 रुपये फ़ी मंथ थी, 3800 रुपये में जो है वो फ्लोर मिल्स को जो है वो रिलीज़ की जा रही है। लेकिन ओपन मार्केट में गंदम का रेट महंगा होने की वजह से मार्केट में आटा जो है वो महंगा होता जा रहा है और उसके साथ साथ रोटी का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक और इंतहाई अहम इशू है
कि हुकूमत की जानिब से 10 किलो और 20 किलो का जो आटे का थैला उसका रेट जो है वो तय किया जाता है। वो आज भी 10 किलो का 1100 रुपये और 20 का जो है वो 2200 रुपये। लेकिन एक और दरमियानी रास्ता जो है वो फ्लोर मिल्स वालों ने निकाल लिया और 15 किलो का आटे का जो है वो बैग बनाना शुरू कर दिया। इस वक्त मार्केट में आप जाएँ तो आपको 10 का भी नहीं मिलेगा, 20 किलो का जो थैला वो भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 15 किलो वाला थैला जो वो अपने मन मर्जी के रेटों पर जो है वो फरोख्त कर दें। पंजाब का जो फूड डिपार्टमेंट है, उसके अलावा डीजी फूड पंजाब है, वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन कहाँ पर ये चीज़ें आपस में मिक्स हो रही हैं, कहाँ पर ये लोग एक दूसरे पर जो है वो मतलब कुछ करने को तैयार नहीं है। और देखा ये जा रहा है कि इस वक्त रोटी का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, गंदम का रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, गंदम इंपोर्ट की बातें जो है सारे इदारे हुकूमत के डाटा उनकी मर्जी से इकट्ठा किया जा रहा है और एक इदारा ये कह रहा है कि इस साल गंदम की पैदावार बहुत अच्छी रही है, तो फिर 10 लाख टन गंदम दरामद करने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? हुकूमत इस हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है? देखिए, गंदम दरामद करने की एक बड़ी वजह यह है कि मार्केट में जो रेट्स हैं वो अप जा रहे हैं। उन रेट्स को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए गंदम जो है वो दरामद करने की बातें हो रही है। दूसरा बड़ा इशू ये आया है कि जो बम्पर क्रॉप हुई है वो कहाँ है इस वक्त। ये बताया जा रहा है कि वो जो बम्पर क्रॉप हुई है वो फार्मर्स के पास पड़ी है, ट्रेडर्स जो हैं जो ज़ख़ीरा करते हैं उनके पास पड़ी है, फ्लोर मिल्स वालों के पास पड़ी है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो होर्डर्स हैं उन्होंने होर्डिंग कर रखी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रखी है। ये गंदम निकलवाएगा कौन? इस वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से पीरा के ज़रिए जो है वो कुछ कार्रवाइयाँ की भी गई हैं, लेकिन हालात ये हैं कि गंदम जो है वो बाहर नहीं आ सकी, मार्केट में गंदम की शार्टेज है। उसके अलावा जो पंजाब हुकूमत ने एग्रीगेटर्स इस बार खड़े किए थे कि ये गंदम खरीदेंगे और उसके बाद वो गंदम जो है वो फ्लोर मिल्स को जारी की जाएगी और आटे का रेट जो है वो कंट्रोल रहेगा, गंदम जो रोटी है उसका रेट जो है वो काबू में रहेगा। लेकिन हालात ये हैं कि इस टाइम ना तो गंदम का रेट कंट्रोल में है, ना जो है वो रोटी का जो रेट है वो कंट्रोल में है, और दूसरी जानिब जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो गंदम लेके बैठे हैं तो वो गंदम बाहर नहीं आ रही। इसके बाद हुकूमत ने शायद ये सोचा है कि अगर हम 10 लाख टन बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं तो शायद ये गंदम जो ज़ख़ीरा अंदोज़ लेके बैठे हैं ये बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से गंदम जो है अब इम्पोर्ट की जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसके स्टैट्स जो है वो बता दूँ कि जो टोटल हमारी जो प्रोडक्शन है वो कितनी है और टोटल हमारी जो पाकिस्तान की कंजम्पशन है वो कितनी है। तो डाटा ये बता रहा है कि 3 करोड़ 19 लाख टन जो है वो हमारी प्रोडक्शन है टोटल, और 2 करोड़ 91 लाख टन जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो है। और अब ह्यूमन कंजम्पशन की बात करें तो पंजाब जो है उसकी आबादी का जो डाटा निकाला गया है वो 13 करोड़ 76 लाख अफराद हैं, और ये जो है इनको 1 करोड़ 49 लाख टन। अब हमने पंजाब जो है इसने 2 करोड़ 19 लाख टन का दावा करा है, और पंजाब की जो खपत है वो 1 करोड़ 49 लाख टन जो है वो बताई जा रही है। जो आदाद शुमारिश के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि एक पाकिस्तानी जो है वो सालाना 108 किलोग्राम जो है वो आटा खाता है। इसके बाद आबादी और कंजम्पशन का जो डाटा निकाला गया है इस हिसाब से पंजाब जो है वो 50 से 60 लाख टन जो है वो इजाफी गंदम जो है वो पैदावार हासिल कर रहा है। इस तरह अगर सिंध की बात करें तो सिंध की जो आबादी है वो 6 करोड़ है और उनको जो है वो 65 लाख टन गंदम की ज़रूरत है, और सिंध जो उगा रहा है वो 48 लाख टन गंदम हासिल कर रहा है, और 17 लाख टन का सिंध में जो है वो शॉर्टफॉल है। खैबर पख्तूनख्वा की आबादी जो है वो 4 करोड़ 40 लाख अफराद है, और वहाँ पर 47 लाख टन गंदम की ज़रूरत है, जो 14 लाख टन गंदम जो है वो पैदा कर रहा है। इस तरह बलूचिस्तान जो है वहाँ पर 1 करोड़ 60 लाख अफराद हैं, और उनको जो है वो 17 लाख टन गंदम की ज़रूरत है, और वो जो है वो 14.5 लाख गंदम जो है वो पैदा कर रहे हैं, और 3 लाख टन वहाँ पर जो है वो भी कमी का सामना। इस तरह अगर हम मजमूई तौर पर बात करें जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो 2 करोड़ तमाम सूबों का जो है हमारे पास इदादोशुमार आ गए हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लाजमी तौर पे आपसे सवाल करना चाह रहे होंगे। रियाजुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, आप नवाज से कोई सवाल करना चाहेंगे? अच्छा नवाज़, ये बताइएगा, आपकी स्टोरी तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो आपने डाटा के हवाले से बात की है, क्या कोई सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डाटा जो है वो सिस्टम नहीं है ऐसा जैसे वीट मैनेजमेंट सिस्टम या इस तरह का, जिसमें तमाम तर जो सूबाई सतह पे जो गंदम ख़रीदी जाती है, इसी के साथ साथ जो गंदम इस वक्त जो है वो मिडल मैन के पास है या बाकी हैं, वो इंदराज उसका लाजमी हो, और ताकि जो है वो एक यूनिफाइड डाटा जो है वो अवेलेबल हो, और होर्डिंग जो है उसके ऊपर भी काबू पाया जा सके या उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? जी बिल्कुल, सेंट्रलाइज तो कोई ऐसा जो है वो मैकेनिज़्म नहीं है कि इसका कोई बाकायदा तौर पर। मैंने आपको बताया कि जिस तरह के 4 इदारे हैं, 4 इदारे अपना अपना डाटा जो है वो इकट्ठा कर रहे हैं, और उसका अब नतायज जो है वो सामने आ रहे हैं कि जिस तरह 45 लाख टन गंदम जो है उसके गायब होने की
खबरें आ रही हैं, उसकी वजह भी यही है कि सेंट्रलाइज कोई जो मैकेनिज़्म है वो नहीं है। और दूसरा जो आपने सवाल किया कि जो होर्डिंग है उसके वाले से, उस वाले से इब्तदा में तो जो पंजाब हुकूमत है वो काफ़ी मुतहरिक थी, पीरा के ज़रिए जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही थी, मुख्तलिफ जगह पर छापे भी मारे गए। एक और इंतहाई अहम इशू जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है मार्केट में वो ये है कि जो फूड डिपार्टमेंट है, जो डिस्ट्रिक्ट में फूड डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं वो प्रॉपर जो है वो काम नहीं कर रहे। मैंने यहाँ पर भी मैंने एक जगह पर ये भी देखा कि एक बंदे के पास जो है वो कोई 1000 बोरी गंदम की पड़ी है। फूड डिपार्टमेंट का एहलकार जो है वो वहाँ पर जाता है, वो उसे कहता है कि आप हमें इसमें से 400 बोरी जो है वो हमें दे दें और बाकी आप जो है वो स्टॉक करें। इस तरह करके नीचे जो है वो सारे लोग एक दूसरे के साथ मामला जो है वो तय करके सारी चीज़ें चला रहे हैं, जिसके बाद गंदम जो है वो बाहर नहीं आ रही और इस गंदम के बाहर ना आने की वजह से एक आम शहरी जो है उस पर दबाव जो है वो बढ़ रहा है। और हुकूमत ने इसका हल ये सोचा है कि अब गंदम इंपोर्ट की तरफ जाते हैं। जब इंपोर्ट की तरफ जाएंगे, जब अपने जो ज़खायर हैं उनमें इजाफा होगा, उसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि शायद गंदम या रोटी का रेट जो है वो शायद नीचे आ सके। नवाज संगरा, आपने काफ़ी डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं, बहुत शुक्रिया आपका। रियाज, आपसे ही मैं पूछना चाहूँगी फिर, मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि एक तरफ ये दावा किया है कि बम्पर क्रॉप हुई है जनाब, दूसरी तरफ 45 लाख टन गंदम जो है उसका कोई क्लियर हिसाब नहीं है, तो क्या कहेंगे? ये तो बड़ा वाज़ेह तज़ाद है। फरजाना, बिल्कुल ये एक जो वीट शॉर्टेजेस है हमारे पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है इन्होंने तो हर सूबे की कंजम्पशन और जो प्रोडक्शन है और जो आबादी है उसके भी बड़े अच्छे फिगर्स बता दिए। तो बड़ी कम्प्रिहेंसिवली जो है वो हमारे सामने डेटा भी आ गया है। और ये जो गंदम की शॉर्टेज है ये कोई नई बात नहीं है। 2008 में हुआ, फिर उसके बाद हमने देखा कि 2020 में, फिर उसके बाद 22-23 में हमने देखा जब पीडीएम की हुकूमत थी, और फिर उसके बाद जब पीडीएम हुकूमत चली गई इंटरिम सेटअप आया। जब अनवारुल्लाह काकड़ जब वजीर जो एक्टिंग वजीर आज़म थे, तो हमने देखा कि दिसंबर 2023 में और जनवरी 2024 में जब गंदम के आने में अभी महीना डेढ़ था, जब मार्केट में यानी कटाई उसकी शुरू हो जानी थी, तो हमने बाकायदा बाहर से गंदम मंगवाई और उसकी ऑडिट रिपोर्ट में बड़ी होशरुबा इंकशाफात थे। प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो शहबाज शरीफ ने जब गवर्नमेंट उनकी आई तो बाकायदा तौर पर इंक्वायरी वगैरह करवाई। दायरे वो चीज़ें हशप हो गई, उसकी दायरे बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये मैंने एक जो है वो समझ आई है कि आपने जो पहला इनसे सवाल पूछा, जब इन्होंने कहा कि हमारे पास CRS एक इदारा है, फिर हमारे पास सुपार्को है, फिर हमारे पास लिम्स है, फिर FAO है, मतलब 4 इदारे आपके पास डेटा कलेक्शन का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो फेडरल में यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड वगैरह है वो अलग से अपना यहाँ पे डेटा रख रहे हैं। बात है ना, राइट डेटा फिर भी नहीं हमें मिल पा रहा है। डेटा के एग्जैक्टली और वो ये कह रहे हैं कि जी डेटा का जो है मिसमैनेजमेंट है। ये सिर्फ डेटा का नहीं है, इसमें कई वजूहात हैं। मिसाल के तौर पर आपको IMF ने कहा कि आपने वीट सपोर्ट जो आप जो रखते हैं हर साल कि जी 3500 3000, ये आपने नहीं रखनी, मार्केट जो है वो ओपन रखें। फिर हमने देखा कि जब मार्केट में जब किसान की फसल वगैरह आई तो अचानक जो है वो आपने इंटरवेंशन की और वो चीज़ें आपने फिक्स करने की कोशिश की, जिससे जो है वो एक तो सबसे बड़ी बात आई कि इस साल ये बम्पर क्रॉप जो है क्लेम किया जा रहा है, लेकिन ये शायद दूसरी बार है या तकरीबन मेरा ख्याल है अगर करेक्ट फिगर्स आए तो ये पहली बार होगा कि किसान जो है वो फसल जो है वो गंदम एक ऐसी फसल है कि मतलब पार्टीशन से पहले जब इंडिया होता था तो यहाँ पे गंदम एक ऐसी फसल होती थी कि जिस पे बैसाखी के मेले और ये सारा कुछ बड़ा सेलिब्रेट किया जाता था। और अब ये है कि ये बोझ बन गया है, तो मतलब गंदम पैदा करने वाला मुल्क जो है अब वो बाहर से जो है वो अब हमने ECC से अर्जेंटली जो है वो अप्रूवल करवाई और हमने कहा जनाब 10 लाख जो है वो हमने मंगानी है। तो समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरवेंशन जब तक होती रहेगी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजंस होते रहेंगे, फिर उसके बाद जो नंबर्स का हेर फेर है, इस हमारे जो एस्टिमेट्स हैं और ये बहुत अजीबो गरीब हैं, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अनसर्टेनिटी, ये वो सारी चीज़ें जो इतनी परेशान कौन है कि किसान भी परेशान हो जाता है। आप या तो ऐसा करें कि आप इसको खुला रहने दें, किसान भी लेता है, और यार एक इदारा रखें जो सेंट्रलाइज्ड हो, जिसके पास डिजिटाइजेशन हो, उसके पास नंबर्स मौजूद हो, और उसके बाद इसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट रखा जाए और किसी के पॉलिटिकली उसके अंदर ना इन्फ्लुएंस में वो बंदा जो है वो ना आए। तो आसानी से जब फैसले होंगे और इंडिपेंडेंटली फैसले होंगे तो इसमें ये कोई मसला नहीं होगा। ये गवर्नेंस का इशू है, ये शॉर्टेजेस का, इन तमाम चीज़ों का इशू नहीं है। बिल्कुल। फैसल, मुझे ही बताइए, फैसले तो खैर वो बहुत से करते हैं, लेकिन ये जो फैसला अब दरामद का किया गया है कि गंदम की दरामद की जाएगी, इससे हमारे कौमी खजाने को, हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर को, और सबसे बढ़कर अगर बात की जाए किसान जो इस फसल को जो है पैदा करता है, तो उस पर क्या असरात मुरतब होंगे इसके?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरजाना। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो इस वक्त हकीकत में जो सूरत हाल है, इस साल पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप नहीं हुई। इस वक्त जो है वो इस साल गंदम की जो कुल पैदावार हुई है वो 29 मिलियन मैट्रिक टन है या इससे कुछ ज़्यादा है, जबकि जो हदफ था 29.68 मिलियन मैट्रिक टन था। पिछले साल जो है वो 31.5 मिलियन मैट्रिक टन गंदम जो है वो पैदा हुई थी, जो कि रियलिटी में एक बम्पर क्रॉप थी। पास्को ने गंदम नहीं खरीदी, उसकी आपकी वजह आपको पता है कि बुनियादी तौर पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने कुछ शराइत आयद की हैं कि आप जो है वो सपोर्ट प्राइस विड्रॉ करेंगे। इसकी वजह से सूबों ने सपोर्ट प्राइस और वफाक ने विड्रॉ की और उसके बाद जो है वो एक बहरानी कैफियत उस वक्त पैदा हुई, क्योंकि किसान जो है उसका खर्चा बहुत ज़्यादा है, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और जो आउटपुट उसको मिल रही है वो ना होने के बराबर है। और जब हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस विड्रॉ कर ली तो किसान जो है वो बेचारा बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया। अच्छा, उसके ऊपर एक और अलमिया सबसे बड़ा ये है कि जो सूबों की जानिब से जो गंदम खरीदी गई वो तो बड़ी महदूद जो है वो, क्योंकि वो ज़रूरत के लिए है और अमूमन जो फ्लोर मिल्स हैं वो ज़्यादातर हुकूमत से ही वो गंदम जो है वो हासिल करती हैं। इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे जो बुनियादी वजह है जिसका जिक्र जो है वो नवाज़ ने भी किया, और ये हकीकत है कि मिडल मैन जो है वो सबसे घिनौना किरदार अदा कर रहा है। जो आड़ती है, जिसके पास गंदम जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में ज़ख़ीरा होती है, उसके पास ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो पूरे गोदाम भरे हुए हैं। उसकी वजह ये कि देखें, जो किसान है, मेरा भी ताल्लुक एक गांव से है, वहाँ पे जो किसान है वो बेचारा अपनी ज़रूरत की गंदम जो है वो रखता है, बाकी सारी बेच देता है। अगर उसको कुछ गंदम चाहिए होती है तो वो बीज के लिए 5-10 बोरियां जो हैं वो बीज के लिए रखता है। मैक्सिमम जितना बड़ा ज़मींदार है उसके पास 100-200 बोरी से ज़्यादा नहीं होती, और जो बकिया गंदम होती है वो बेच दी जाती है। यही मिडल मैन जो है वो लेता है, उसके तो वारे न्यारे होते हैं, उसने तो कोई इनपुट कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसने किसान से गंदम उठानी है, अपने जो है वो गोदाम में रख देनी है, फिर उसने इंतज़ार करना है। जब किल्लत पैदा होगी मार्केट के अंदर और प्राइस बढ़ेगी तो फिर वो थोड़ी थोड़ी करके गंदम निकालना शुरू कर देगा। ये जो 10 मिलियन मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने की बात हुई है, ये बुनियादी तौर पर जो मंजूरी ली गई है, इसकी बुनियादी वजह भी ये होर्डिंग है कि इनिशियली इस खबर को इसलिए भी फ्लोट किया गया ताकि जो है वो जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं वो गंदम निकालना शुरू करें। लेकिन अफसोस इस बात का, देखें, वो गंदम निकलना शुरू हुई है और उससे जो गंदम की जो प्राइस है या जो आटे की प्राइस है वो थोड़ी कम हुई है, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि माफियाज हैं, एक तरफ मिडल मैन है जो इस वक्त भी गंदम ज़ख़ीरा करके बैठा हुआ है और उसको पता है कि जब तक गंदम आती नहीं है तब तक मेरे वारे न्यारे हैं। दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हम पीरा की पंजाब में भी बात करें, जो नवाज ने भी की, वो कोई जो आप कह लें ना कि एक हार्ड जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि उसके ऊपर आप जो है वो पूरी कानूनी कार्रवाई करें, उन लोगों को गिरफ्तार करें जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उनके लिंकेजेस ज़िलाई सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी बड़ी ऊंची सतह पे हैं। उसके बाद जो है वो देखें, इसके बाद अगला फेज, अगर खुदा ना खास्ता ये जो 10 मिलियन मैट्रिक टन का मामला है, यकीनन इससे सरकारी खजाने के ऊपर, एक्सचेकर के ऊपर इतना बोझ पड़ेगा कि आपको पता है कि पहले ही हम रोल ओवर्स के ऊपर चल रहे हैं। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हैं, और अगर हैं तो दोस्त ममालिक की देन है, उनकी वजह से ये रिजर्व पड़े हुए हैं और उसकी वजह से थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। इंपोर्ट्स के हवाले से हमें थोड़ा सा वो, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो ओवरऑल ज़रूरियात हैं वो 30 से 32 मिलियन मैट्रिक टन हैं। इस वक्त जो है वो 2.2 मिलियन मैट्रिक टन का शॉर्टफॉल है ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हमारी जो तकरीबन काश्त होती है वो 2 करोड़ 25 लाख से 2 करोड़ 32 लाख एकड़ के ऊपर, या 9.1 से 9.4 मिलियन हेक्टर जो रकबा है उसके ऊपर गंदम काश्त होती है। और ये नवाज की बात बिल्कुल ठीक है कि जो हमने पहले बात की थी कि IMF की वजह से जो सपोर्ट प्राइस विड्रॉ की गई है उसकी वजह से किसान इतना जो है वो दिल बर्दाश्ता हुआ है कि बहुत सारे इलाकों के अंदर जहां गंदम बहुत अच्छी होती थी वहां लोगों ने गंदम काश्त करना छोड़ दिया, वो कैश क्रॉप की तरफ चले गए हैं और उनकी कोशिश है कि क्रॉप हो, हम उससे बेचें और हमें अच्छा पैसा आए, क्योंकि सरसों के अंदर बड़ा अच्छा पैसा है, बहुत सारी और जो दालें हैं उनके अंदर बड़ा अच्छा पैसा है। तो वो कोशिश उनकी होती है कि वो गंदम काश्त न करें। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें गंदम का शॉर्टफॉल आया है। बम्पर क्रॉप बिल्कुल भी नहीं हुई। जो शॉर्टफॉल है अब उसको मजीद एग्रीगेट करने में देखा जाए तो डेटा के ही कंफ्यूजन है जो जिसका हम सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो उनके एदादो शुमार में ये बड़ा फर्क कई नए सवालात को जन्म दे रहा है जिनके वाज़े जवाब आना अभी बाकी हैं। देखना होगा कि असल हकायक क्या हैं और जिम्मेदारी आखिर किस पर आयद होती है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पंजाब में मुबैना तौर पर 45 लाख टन गंदम गायब होने के मामले पर गुफ्तगू की। इस मौजू पर हमारे साथ रियाजुल हक और फैसल रजा खान मौजूद थे। अब रुख करते हैं पेशावर का, जहां एक और मामला सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 16 बरस गुजरने के बावजूद ड्राइव इन फॉल पॉलिसी 2003 के तहत कानूनी तौर पर काटी गई अरबों रुपए मालियत की 5.5 लाख मकब फिट कीमती लकड़ी फरोख्त नहीं कर सकी है। ज़राए के मुताबिक लोअर और अपर कोहिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी ये लकड़ी बरसों से मौसम की सख्तियों का सामना कर रही है, जिसके बायस न सिर्फ इसका मयार मुतासिर हो रहा है बल्कि इसकी मालियत में भी मुसलसल कमी आ रही है। इस अहम मामले की मज़ीद तफसीलात बताने हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर मुमताज़ बंगी साहब। मुमताज़, अव्वल तो जंगलात की कटाई गैर कानूनी तौर पर ही की जाती है, हमने अक्सर ये देखा है, लेकिन यहाँ तो सब कानूनी तरीके से हुआ है, तो फिर 16 बरस कैसे गुजर गए? आखिर इस अरबों रुपए मालियत की लकड़ी फरोख्त ना होने की बुनियादी वजह क्या है और इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? शुक्रिया फरजाना। दरअसल मसला ये था कि ये ड्राई वेटफॉल पॉलिसी 2003 में वज़ा की गई थी और उस पर चंद साल तो इस पर अमल दरामद ना हो सका और 2008 से 2010 तक इस पॉलिसी के तहत लकड़ी काटी गई थी। दरअसल इस पॉलिसी के तहत करना यह था कि जो भी खुश्क दरख्त हैं और जो काटने के काबिल हैं उनको काटना था और उनको फिर फ़रोख्त करना था, ताकि उसका फ़ायदा न सिर्फ हुकूमत को हो बल्कि जो जंगलात के जो मालिक है, जो वहाँ की कम्यूनिटी है, उसको भी, चूँकि 80% शेयर इसका जाता है तो उसको भी देने थे। लेकिन मसला ये हुआ कि हुकूमतें बदलती गई, लकड़ियाँ काटी जाती रहीं और उसको ढेर किया जाता रहा। कुछ लकड़ी जो थी वो काटी जाती रही, लेकिन बाद में जब हुकूमत बदल गई तो उसकी फ़रोख्त के लिए जो मंजूरी लेनी पड़ती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वो मंजूरी नहीं ली जा सकी। 3.8 अरब रुपए मालियत की ये लकड़ी है, तकरीबन 5.5 लाख मकब फुट की लकड़ी ये बनती है। इसे ताहाल फ़रोख्त नहीं किया जा सका है और ये सिर्फ मैं 2 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, लोअर और अपर कोहिस्तान की, कि जहाँ तकरीबन 45 लाख मकब फुट लकड़ी जो है वो हासिल की गई और अपर कोहिस्तान का जो इलाका है वहाँ पे 27,80,000 मकब फुट लकड़ी जो है वो 2010 में फ़रोख्त की गई। अपर कोहिस्तान की 3,50,000 यानी 3.5 लाख मकब फुट लकड़ी जो थी वो उसकी दरख्तों की कटाई की गई और यहाँ की 11 लाख मकब फुट लकड़ी जो है वो फ़रोख्त की गई। 2 लाख तकरीबन 2,04,000 मकब फुट जो लकड़ी थी वो रह गई थी। ये अरबों रुपए मालियत की ये लकड़ी थी जो लोअर और अपर कोहिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर पड़ी है। 16 बरस से ये लकड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर, मुख्तलिफ किस्म के नालों में और जंगलात पे पड़ी है और ख़राब हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। मसला इसका यह है कि सूबाई हुकूमत ने इसकी मंजूरी देनी है इसके फ़रोख्त के लिए, जो मंजूरी अभी तक इनको नहीं मिल सकी है। लेकिन बंगी साहब 16 साल गुजर गए हैं ना, इस वक्त हुकूमत के पास इस लकड़ी को फ़रोख्त करने या फिर इसके ज़िया को रोकने के लिए क्या कोई भी प्लान मौजूद नहीं है जिस पर अमल दरामद किया जाए? अगर प्लान मौजूद होता तो चाहिए था कि 2010 में जब ये लकड़ी काटी गई 2008 से लेकर 2010 तक, तो उसी वक्त इसको फ़रोख्त किया जाता है, इसकी ऑक्शन के लिए कोई तरीक़ाकार अपनाया जाता और उसी वक्त ये लकड़ी फ़रोख्त होती। लेकिन आप स्क्रीन पे भी देख सकती हैं ये लकड़ी जो है तकरीबन ख़राब हो गई है। अब इस लकड़ी की वो वैल्यू नहीं है जो उस वक्त लगाई जाती रही कि 3.8 अरब रुपए मालियत की लकड़ी है। शायद ये इससे इस कीमत में, अगरचे वो कीमतें बढ़ गई हैं उस मुनासिबत से, अगर इसकी कीमत ज़्यादा लगे तो और बात है, लेकिन जो लकड़ी का मेयार है वो नहीं रहा, वो लकड़ी सारी ख़राब हो गई है। जब हुकूमत बदल गई तो चाहिए था कि उसको उसी वक्त उसकी मंजूरी दी जाती कि जो लकड़ी काटी गई है इस पॉलिसी के तहत उसको फौरी तौर पर फ़रोख्त किया जाए। लेकिन उस हुकूमत को ये खदशा रहता था कि अगर हम ये लकड़ी फ़रोख्त कर लें तो कल वो हमें पकड़ सकते हैं कि ये लकड़ी जो है ये कहीं गैर कानूनी तौर पर तो नहीं काटी गई। तो इसलिए पे दर पे जितनी भी हुकूमतें आई, MMA गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद जो अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आ गई, फिर 3 हुकूमतें आई हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, लेकिन किसी को ये मतलब जहमत गवारा नहीं करना पड़ा कि कम अज़ कम ये लकड़ी जो है जो ऑलरेडी कटी हुई है और मुख्तलिफ जगहों में ज़ाया हो रही है। और कुछ लकड़ी तो फरजाना मैं आपको बताऊँ ऐसे इलाकों में है कि जो नालों के करीब है वहाँ पे सैलाब आता है तो उसके बह जाने का भी खदशा है। ये भी वसूख से नहीं किया जा सकता कि क्या ये लकड़ी जो 16 साल से पड़ी है इसमें कितनी लकड़ी ये तग़यानियों में, सैलाब में और बरसाती नालों में बह चुकी होगी। बहरहाल जो सड़कों के किनारे पड़ी है, जो जंगलात पे पड़ी है या जो नदी नालों में पड़ी है, गैर कानूनी तौर पर जो लकड़ी काटी जाती है वो तो फौरी तौर
तौर पर गायब भी हो जाती है, बिक भी जाती है, उसका पता भी नहीं चलता। ये जो कानूनी तरीके से काटी गई है, मतलब हुकूमत कहती है कि मंजूरी के बगैर हम ये लकड़ी फरोख्त नहीं कर सकते, तो फिर मैं सिर्फ इतना सा सवाल करना चाह रही हूँ कि 16 साल तक क्या अभी तक वो डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सके हैं? फरजाना, जो गैर कानूनी तौर पर लकड़ी काटी जाती है, जाहिर है उसमें उसके इंटरेस्ट होते हैं, उसमें माफिया इन्वॉल्व होता है। अब ये लकड़ी पहले से मौजूद है और इसकी जो मकदार है ये भी पता है कि 5,50,000 बकफ फुट है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही ना हो, मतलब किसी की कमाई ही ना हो, तो जाहिर है फिर उस पर कौन तवज्जो देगा। आपको पता है सरकारी महकमों में तो ये हाल है। अब ये कानूनी लकड़ी है, जाहिर है इसका एक्शन होगा, ठीक ठाक तरीके से, शफाफ तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। तो इसमें इन लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है जो गैर कानूनी लकड़ी में होता है। जाहिर है जब गैर कानूनी लकड़ी कटती है तो उसके पीछे माफिया होता है, उसके पीछे लोग होते हैं, उसको फौरी तौर पर रातों रात वो कटती है और सुबह के वक्त वो डिस्पोज ऑफ हो जाती है। बंगी साहब, आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल रजा खान साहब और रियाजुल हक साहब। रियाज, आप बंगी साहब से कोई सवाल करना चाह रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मंगेश साहब, ये बताइएगा कि ये जो लकड़ी काटी गई है, जो पॉलिसी थी एक्सपायर हो गई या ख़त्म हो गई या उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद जाहिर है 3 हुकूमतें तो PTI की थी और आपने मेंशन भी किया कि MMA और ANP भी इसमें से गुजर चुकी हैं। तो इसके बारे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कुछ समरी मूव की गई है, इस मामले को देखा गया है, क्या कैबिनेट में ये मामला लाया गया है? क्योंकि ये जो है वो इतनी बड़ी जो है वो तादाद में, ठीक है कोहिस्तान के इलाके में है, मैदानी इलाकों में बेशक ना हो, लेकिन ज़ाहिर है बड़ी लकड़ी। और 2017-18 में मुझे याद है मैं गया था तो ये लकड़ी जो है वो इन इलाकों में मुझे भी नज़र आई थी और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि ये लकड़ी इतने अरसे से यहाँ क्या कर रही है। एक तो उसकी जो है वो जो वैल्यू है वो एक किस्म की ख़त्म हो रही है, डी वैल्यू होती जा रही है। तो इसके बारे में क्या जो सूबाई काबीना है वहाँ पे कोई समरी मूव की गई? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस पे कोई अर्जेंट मेजर्स लेने की कोशिश कर रहा है? खौफ किस बात का है? कौन एक्शन लेगा अगर ये कोई इस तरह की चीज़ कर लेते हैं इस पे? रियाज साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये पे दर पे जब हुकूमतें आती गई तो ये लकड़ी उस वक्त से पड़ी थी। उस वक्त भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से फेस सेविंग के लिए हुकूमतों को ये कहा जाता रहा कि इसकी मंजूरी दी जाए, लेकिन उस पर सच्ची बात यह है कि इतना स्ट्रेस नहीं किया गया। अभी एक बार फिर जो मौजूदा हुकूमत है, मौजूदा काबीना है, उसके पास फिर ये रिक्वेस्ट की गई है। हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना यह है कि अभी हमने रिक्वेस्ट किया है कि इस लकड़ी को डिस्पोज ऑफ करना है और कैबिनेट से बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी ली जाए। अब देखना यह है कि कैबिनेट मतलब कितने टाइम में उसकी मंजूरी देती है और क्या इसी हुकूमत में इस लकड़ी को डिस्पोज ऑफ किया जाता है या फिर ये इसी तरह जो ढेर है इसी तरह पड़ा रहेगा और इसी तरह ही ज़ाया हो जाएगा। अब ये मौजूदा हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, उनको समरी मूव की गई है और ये काबीना ने अभी मंजूरी देनी है कि वो इसकी मंजूरी दे ताकि इसको शफाफ तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। लेकिन लगता यह है कि जिस तरह पिछली हुकूमतों में इस मसले को नज़रअंदाज किया गया, इसको पिछले हुकूमतों का किया तरह समझकर शायद ये हुकूमत भी इसे नज़रअंदाज कर ले। लेकिन ये किसी सिर्फ हुकूमत का नुकसान नहीं है बल्कि वहाँ की कम्युनिटी। मैं आपको बता दूं रियाज साहब, ये जो लकड़ी है इसमें 80% शेयर जो है वो वहाँ की कम्युनिटी है क्योंकि ये ओनर है इस जंगलात के, और 20% का जो शेयर है वो हुकूमत के पास ये जाएगा। तो इसलिए अगर इसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, ये डी वैल्यू होती जा रहेगी, तो इसका अल्टीमेट नुकसान हुकूमत के साथ साथ उस कम्युनिटी की भी है जो इसकी हिफाजत करते हैं और बाकायदा तौर पर वो एहतजाज भी कर रहे हैं। उन्होंने कई बार मुजाहरे भी किए हैं लेकिन हुकूमत की कान पर जूं तक नहीं रहेगी। अब इस हुकूमत से उम्मीद की जा सकती है कि शायद कैबिनेट इसकी मंजूरी दी, अगर मंजूरी दे तो फौरी तौर पर इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। लेकिन देखना यह है कि ये हुकूमत इसमें कितना इंटरेस्ट दिखाती है, ताकि ये भी बताऊं कि ये सिर्फ कोहिस्तान की बात नहीं है। तो जो स्टोरी मैं वो बता रहा हूं ये तो सिर्फ अपर और लोअर कोहिस्तान की है, इसके इलाके के अलावा भी दीगर इलाके ऐसे हैं कि जहां पे लकड़ी पड़ी हुई है, कुछ 2 साल से, कुछ 3 साल से, कुछ अभी उसमें जो पिछले सालों में जो ये पॉलिसी अपनाई गई थी उस पॉलिसी के तहत काटी गई है। जंगलात में गाय बगाए इस किस्म की पॉलिसी आती रहती हैं और जो खुश्क लकड़ी होती है वो उसके साथ फिर वो जो हरे दरख्त होते हैं वो भी काट दिए जाते हैं। लेकिन ये तो जब एक दफ़ा काटी गई, अगर वो इल्लीगली भी काटी गई है लेकिन ये पाइल अप की गई है, तो इसको डिस्पोज ऑफ करना अब मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन देखना यह है कि कबीना उसकी कब मंजूरी देती है। वो कह तो यही रहे हैं कि करीबी दिनों में इसकी मंजूरी दे देंगे और इसको जल्दी इसको नीलाम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। फैसल, आप ही मुझे बताइए, पूरा मामला अब आपके सामने है, आपने बड़ा गौर से सुना है, मुझे बताएं इस पूरे मामले पर सिर्फ
अब इंक्वायरी काफ़ी होगी या फिर जिन अफसरान और मुतलका हुकाम की गफलत से ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा है उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और प्रॉपर तौर पर मैकेनिज्म एक बनाना चाहिए ताकि इस तरह के मामला हम फर्दर ऑन ना देखें। जी फरजाना, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। उसकी वजह यह है कि देखें, ये जो कौमी और कुदरती वसाइल हैं ये किसी की जागीर नहीं हैं। ये जो है वो कौमी अमानत होती है और इसके ऊपर बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। इसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो अकाउंटेबिलिटी और स्टर्न अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन करेगा कौन? क्या हुकूमत खुद करेगी? वो क्योंकि साहब के इदारे तो मैंने काफ़ी अरसे से देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको ताले लग चुके हैं। तो दूसरा ये है कि देखें, ये जो बुनियादी तौर पर ड्राई विंडफॉल पॉलिसी 2003 में लाई गई थी, इसकी ये पॉलिसी जो मैंने जहाँ तक पढ़ा है, ये पॉलिसी लाने में कोई कबाहत नहीं थी बल्कि एक अच्छी पॉलिसी थी। ये बुनियादी तौर पे दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक नहीं है। राइट। ये उन दरख्तों से रिलेटेड पॉलिसी है जो दरख्त जो हैं वो अमूमी तौर पे मौसमी हालात की वजह से सूख जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और गिर जाते हैं जी। और जब ये दरख्त गिर जाते हैं, क्योंकि जंगलात के अंदर अमूमी तौर पे जो है वो किसी बीमारी की वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से बहुत सारे दरख्त सूखते हैं, बहुत सारे दरख्त गिरते हैं और जब वो गिर जाते हैं तो उनको जो है वो कौमी जो है अमानत होती है, उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए एक पूरा मैकेनिज्म जो है वो इस पॉलिसी में तरतीब दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और 2015 के अंदर क्योंकि इस पॉलिसी का नाजायज़ फ़ायदा जो है वो टिम्बर माफिया ने उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने जो हरे भरे सब सरसब्ज दरख्त थे उनको काटना शुरू कर दिया। ये काटने से मुतल्लिक पॉलिसी नहीं है दरख्तों को। ठीक। और तो इस वजह से 2015 में इस पॉलिसी पे बैन लगा दिया गया, इसके ऊपर सैंक्शन लगा दी गई कि इस पॉलिसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो तकरीबन 5,50,000 या 54,000 मुकब फिट जो लकड़ी है जी। ये जो इस वक्त जो है वो पड़ी हुई है इन जंगलात के अंदर और उसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा। ये देखें, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ की कम्युनिटी, जैसे मुमताज़ मंगेश ने बिल्कुल दुरुस्त बताया कि 80% जो इसकी रकम है वो मकामी कम्युनिटी जो मालकान हैं जंगलात के, जहाँ वो दरख्त गिरे हैं उन वहाँ से उठाने हैं, तो उन लोगों को जाना है। तो उस कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए ये पैसा बहुत जरूरी था। इसी के साथ साथ 20% हुकूमत को भी तो इसकी रकम मिलनी थी ना, फिर हुकूमत क्यों नहीं सोच रही? आपको तो बैठे बैठाए मुफ्त के 20% मिल जाएंगे, तो फिर आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं इसमें? देखें, अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि एक तो जो है ना ये बाबू ब्यूरोक्रेसी है, उसके साथ साथ जो है वो डिले, अनफॉर्चुनेटली अनड्यू डिलेज किए जाते हैं और जहां पे खास तौर पे उनको नजर ना आ रहा हो ना कि यहाँ पे जो है वो पैसा नहीं है, हम यहाँ से कोई कमीशन नहीं ले सकते, यहाँ से पैसा खींच नहीं सकते, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होता है कि वो काम जो है उनको उस मेहनत, उस जांफिशानी के साथ नहीं किया जाता। जैसे अभी हमने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की या लाहौर में जो है वो गंदम की खुर्द बुर्द की बात की या जखीरा अंदोजी की, तो यही सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कल भी आपने जो है वो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सुनी। उन्होंने बरमला कहा कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बैड गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस होती है उसकी अशद जरूरत है। कोई भी इस गवर्नेंस के तरीकाकार से खुश नहीं है, वो चाहे पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो या इवन वफाक हो, हर जगह के ऊपर बैड गवर्नेंस इस वक्त मौजूद है और इस गवर्नेंस के सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई तैयार नहीं है। हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। मकामी कम्युनिटी जो है वो जंगलात का उसी का खमियाजा भुगत रही है। तो कुदरती वसाइल जो हैं वो किसी भी मुल्क का एक बहुत कीमती सरमाया होता है। इस हवाले से बड़ी शफाफ पॉलिसी होनी चाहिए, बर वक्त फैसले होने चाहिए और एक मौसर इंतजाम होना चाहिए, मौसर निज़ाम होना चाहिए ताकि इन कुदरती वसाइल का ज़ियां ना हो और उसके फवायद से न सिर्फ कम्युनिटीज़ जो हैं वो फ़ायदा उठाएं बल्कि हुकूमत भी फ़ायदा उठाए और रियासत जो है वो मकामी अफराद जो हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि उनके अंदर एक एनकरेजमेंट आती है, क्योंकि जंगलात के मालकान को जब एनकरेजमेंट आएगी तो जंगलात में इजाफा होगा। पाकिस्तान पहले ही जंगलात के रकबे के लिहाज से बहुत डेफिशिएंट कंट्री है। हमारे मुल्क में कम अज़ कम 5% से ज़्यादा ओवरऑल रकबे का जो है वो जंगल होना चाहिए। यहाँ पे 2.34% पे जंगल पहुँच गया है। हम काट काट के जंगल को हमने न सिर्फ जंगलात का बेड़ा गर्क कर दिया बल्कि जो हमारी जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, जो जानवरों की, परिंदों की और मुख्तलिफ, वो इस वक्त मादूम होने के खतरे से दो चार हैं। तो बराए मेहरबानी इसके ऊपर जो सूबाई बिल्कुल फैसल देखा जाए तो बहुत बड़ी गफलत है, बहुत बड़ी गफलत का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है। नाज़रीन, अरबों रुपए के नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने पंजाब में मुबैना तौर पर 45 लाख टन गंदम गायब होने के मामले पर गुफ्तगू की है। इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में ड्राइव एंड फॉल पॉलिसी 2003 के तहत कानूनी तौर पर काटी गई अरबों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी 16 बरस से गुजरने के बावजूद फरोख्त ना होने के मामले का जायजा भी लिया है। इन दोनों अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ रियाजुल हक और फैसल रजा खान साहब मौजूद थे। अब रुख करते हैं कराची का। हाँ, गैर कानूनी तामीरात के मामले ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन के बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी मज़ार कायद के तरफ हाई राइज इमारतों की तामीर का नोटिस लेते हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक एंटी करप्शन ने SBCA में मुबैना नए सिस्टम, गुमशुदा फाइलों और शहर भर में गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक तहकीकात का दायरा भी अब वसी कर दिया है। इस अहम मामले पर मज़ीद तफसीलात जान हमारे नुमाइंदा कराची जाहिद खोखर से। जाहिद, सबसे पहले ये बताइए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और महकमा एंटी करप्शन ने मज़ार कायद की तरफ हाई राइज इमारतों और SBCA के मुबैना सिस्टम का नोटिस लिया है। इस तहकीकात में अब तक क्या अहम पेशरफ्त सामने आई है, ये हमारे साथ शेयर कीजिए ज़रा। थैंक यू सो मच। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास 2 रोज़ कबल हुआ था और इस इजलास में और तो इशूज़ जो हैं वो भी ज़ेर बहस आए थे, मगर जो हाई राइज इमारतें हैं मज़ार कायद के अतराफ़, उनके मुतालिक रिपोर्ट तलब की गई है। एक रुकन है ताहा खान, उनकी जानिब से निशानदेही की गई थी। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बताया था, महकमा एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात भी शुरू की गई थी, क्योंकि एक कवानीन बने हुए हैं कि मज़ार कायद क्योंकि ऐसे जो है वो जगह है जिसके अतराफ़ में कोई हाई राइज बिल्डिंग उससे ऊंची ना हो, और ये एक जो पॉलिसी और एक कानून बनाया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, मगर उसकी वायोलेशन की जा रही है। साबिक जो डायरेक्टर जनरल थे मुजम्मिल हाले भुट्टो साहब, उनके दौर में जो आसिफ शेख साहब सिस्टम चलाते थे, उनकी जानिब से इस किस्म की जो इमारतों की हाई राइज इमारतों की तामीर की इजाज़त दी गई, या जो इमारतें पहले से मौजूद थी उनको उनके जो फ्लोर्स बढ़ाने के हवाले से भी परमिशन दी गई थी। तो एक ये मामला है, उस पर रिपोर्ट तलब की गई है। अब देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या वो बताते हैं। और उसके साथ साथ क्योंकि महकमा एंटी करप्शन के अंदर ये तहकीकात पहले से ही जारी थी, उसके बाद अब चूँकि जो 100 से ज़ायद जो फाइलें हैं, जो ऐसी इमारतें हैं जो हाई राइज उनको परमिशन दी गई थी, उनके नक्शे मंजूर किए गए थे खिलाफ कानून, वो फाइलें जो गुज़श्ता सिस्टम के जो सरबराह थे आसिफ शेख साहब, वो अपने साथ लेकर गए थे और सिर्फ मालकान को उन फाइल की कापी दी गई है। उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है, बाकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में ये रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। 30 जो इमारतें हैं उनकी फहरिस्त दी गई थी। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से डायरेक्टर एडमिन को ख़त लिखा गया कि इन 30 फाइलों की आप जितना रिकॉर्ड है आप हमें फराहम करें, ताकि उनको पता चल सके कि ये किस तरह से दी गई थी। अब दूसरा मामला है कि एक तो जो जब से ये डायरेक्टर जनरल साहब है उनकी तब्दीली हुई, उसके बाद मौजूदा जो सेक्रेटरी बल्दियात हैं वसीम शमशाद साहब, उनको डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चार्ज दिया गया है। ज़राए ने हमें बताया कि इस वक्त भी कुछ अरसे के बाद ये एक नया सिस्टम, अब्दुल आसिम खान जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं गालिबन, उन्होंने ये ज़्यादा बोली लगाकर ज़राए का ये कहना है कि ये सिस्टम अपने नाम कर दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में सिस्टम जो है ये आज की बात नहीं, काफ़ी सालों से जारी है, और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जो मुलाजमीन काम करते हैं उनको पता होता है कि किस तरह से ये सिस्टम हासिल किया जा सकता है, और जो सिस्टम देते हैं लोग इस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, उनको भी पता है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाकर पैसे देगा तो उनको ही सिस्टम हैंड ओवर किया जाता है। अब हम सिस्टम के लिए हम बात करते हैं कि जो क्योंकि ये सिस्टम अब्दुल आसिम खान ने अपने नाम किया है, उसके साथ जो अरकान हैं उसमें इम्तियाज़ शेख साहब हैं, ये भी असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर हैं। एक रिटायर्ड अफसर है शाहिद दुरानी साहब, क्योंकि जो साबिक डायरेक्टर जनरल थे सोलंगी साहब, अब्दुल रशीद सोलंगी, उनके साथ भी उन्होंने सिस्टम चलाया था, तो उसको तजर्बा है, इसलिए उनको टीम में शामिल किया गया है। और कमर कायम खानी साहब को भी इस टीम में शामिल किया गया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, क्योंकि ये तो तमाम ओवरऑल मामला को देखती हैं, बाकी जितने अजलाएँ इलाके हैं वो फिर नीचे सिस्टम के हैंड ओवर किए गए हैं, जिसमें PCH सोसाइटी जो है वो इमरान तालपुर साहब हैं, गुलशन इकबाल, वो शफ़ी मक्सी साहब, गुलिस्तान जोर आसिम सिद्दीकी साहब, जमशेद क्वार्टर उमेर को, ज़िला कोरंगी काशिफ खान, ज़िला गरबी रियाज मुल्ला और ज़िला वस्ती नदीमुल्ला खान के
हवाले कर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ और ठीक। सिर्फ टाउन्स की जो कलेक्शन होती है तकरीबन महीने में वो कोई 20 से 25 करोड़ रुपए होती है। इनकी वैसे जो अच्छा कलेक्शन जाहिर होती है बहुत से वैसे तो अफसरान हफ्ते हैं होती है, जिनका मगर नाम आप मजबूत ले तौर रहे पर हम हैं और जिनके ऊपर इल्जामात आयद किए गए हैं, ठीक है। इन इल्जामात के हवाले से तो पहले ये बताइए कि इन अफसरान का क्या मौक़िफ़ सामने आया है, लेकिन जो इल्जामात लगाए गए हैं क्या उनके हक में या फिर उनकी मुखालफत में कोई सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेजी शवाहिद भी मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस सिस्टम के हवाले, क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सबको बताया कि सिस्टम किस तरह से आया है, क्योंकि इसी वजह से हमने जो मौजूदा जिनके पास चार्ज है सेक्रेटरी बल्दियात हैं और डायरेक्टर जनरल भी हैं वसीम शाह साहब को, तमाम ये इल्ज़ामात के तहत तमाम ये चीज़ें उसमें शामिल करके हमने भेजा था उनको कि देखें ये मामलात जो है वो इल्ज़ामात हैं, ये सिस्टम चल रहा है, तो आप लिहाजा क्योंकि डायरेक्टर जनरल है तो हमें आप मौक़िफ़ बता दें कि इसमें सदाकत है या नहीं है, जो भी आपका मौक़िफ़ आएगा। इसी तरह से जो इस सिस्टम को अब्दुल आसिफ खान साहब ने जिनको दिया गया है उनको भी इन तमाम इल्ज़ामात के तमाम मामलात, इवन जो इस तरह से रिकवरी होती हैं, तमाम मेंशन करके हमने भेजा था कि आप इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दें। उन दोनों में से कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। हम अपनी जो चीज़ें हैं वो हम ज़राए से हैं, तमाम मामलात जो है वो और हम सर्वे भी किया है और हक़ाइक़ जो है वो भी जाने हैं। मैं आपको पूरे शहर में, क्योंकि देखें इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो तो जारी रहती है हर दौर में और मुख्तलिफ उसके जो है शक्लें मौजूद होती हैं। हमने जो सर्वे कराया है अपने लिहाज से जो इस वक्त इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके हवाले से भी हम ज़रूर बताएंगे अपने नाजरीन को। अब ये भी लिस्ट है जिसमें हमारे नाजरीन ये फुटेजेस या उनकी जो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं कि कौन से इलाके में कौन सी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो हम बताएंगे F10 दाऊद CHS डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 4 टाउन हाउस की परमिशन ली गई थी, 8 टाउन हाउसेज बनाए जा रहे हैं। प्लॉट नंबर 23 बहादुर यार जंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ज़िला ईस्ट में 1 मंजिल की जो है रिहायशी उन्होंने परमिशन हासिल की थी, 7 टाउन हाउसेज उन्होंने बना दिए हैं। इसी तरह बहादुराबाद जंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़िला ईस्ट ब्लॉक 7-8 में 408/16 का जो प्लाट है वो, लेकिन जाहिद एट द एंड सवाल फिर वही आके रुक जाता है कि एंटी करप्शन हो जाए, PAC हो गया और मीडिया जो है मुसलसल इन गैर कानूनी तामीरात की निशानदही तो वो गाहे बगाहे करते आए हैं, तो फिर SBCA का जो मॉनिटरिंग सिस्टम है वो कहाँ पर था? क्योंकि एट द एंड सवाल सिस्टम के ऊपर उठता है। देखिए सिस्टम SBCA को पता होता है। अब इस तरह से होता है कि ये कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं देते हैं, किसी भी जो है कंस्ट्रक्शन के हवाले से कोई तहरीरी तौर पर इजाज़तनामा नहीं होता है। ये इनके सिस्टम होते हैं कि जिस तरह से असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स वो सर्वे करते हैं, उनसे लोग अप्रोच करते हैं कि भाई ये हमें कंस्ट्रक्शन इलीगल करनी है, फिर उनकी अप्रूवल आ जाती है एक सिस्टम में, उनका फाइल जो है वो दर्ज हो जाता है, पैसे मिल जाते हैं, फिर वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब क्योंकि जब सिस्टम चेंज होगा तो फिर चेंज सिस्टम भी अपनी रिकवरी करता है। एक डेमोलिशन डिपार्टमेंट मौजूद है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, जिसके भी सरबराह कई सालों से वही मौजूद होते हैं। उनको पता होता है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन कहाँ होती है, फिर जाके वहाँ पर तोड़ फोड़ के काम शुरू करते हैं, फिर भी रिकवरी जब पैसे मिल जाते हैं तो वापस आ जाते हैं। इसी वजह ये एक सिस्टम है जो चलता आ रहा है और चल रहा है। तो बदकिस्मती की बात है कि इसको कोई रोकने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जाहिद, सिस्टम को रोकने वाला कोई नहीं है, ये सिस्टम सालों साल से इसी तरह से चलता आ रहा है। जाहिद, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लाजमी तौर पे आपसे सवाल करना चाह रहे होंगे। फैसल रजा खान साहब और रियाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? बस एक सवाल मैं जाहिद से पूछूंगा, मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कहीं पे सिस्टम में कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गलत है? और मिसाल के तौर पर जिस तरह हम CDA की मिसाल लेते हैं तो यहाँ पे बहुत से मेंबर्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बाकायदा तौर पे कंसर्न होते हैं, और कई जगहों पे चूँकि फेडरल है तो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री तक जाती हैं, कुछ ना कुछ एक्शन होता है। गो के उस तरह चीज़ें नहीं हो रही जो आज से चंद साल पहले तक थी। तो कराची में या सिंध जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उसकी हद तक कोई रियलाइजेशन है कि जो कुछ करने जा रहे हैं आने वाले 10-15 सालों में ये कितना बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा कि जनाब हर दूसरे तीसरे कदम पे जो है वो इलीगल बिल्डिंग है और जो हैप हैजर्ड किस्म की जो है ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसके नुकसानात क्या होंगे? ये सारी चीज़ें कुछ इस चीज़ की रियलाइजेशन पाई जाती है वहाँ पे? अच्छा फरजाना, अगर आप इजाज़त दें मैं रियाज साहब के सवाल के साथ एक छोटा सा सवाल मैं कर दूंगा कि जाहिद साहब जी,
जाहिद साहब, ये आपने बार बार जिक्र किया सिस्टम का, हमने वेदर सिस्टम तो सुना था, इलीगल सिस्टम्स भी बहुत सुने हैं, तो ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से सिस्टम हैं? ये कोई एक सिस्टम के तहत नहीं चलता या कोई ये करप्शन का सिस्टम है जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल, ये असल में बिल्कुल करप्शन का सिस्टम होता है। जो ठेके लिए जाते हैं, जो सिस्टम चलाते हैं, वो अपने जो अफसरान हैं वो रखते हैं। आपको दिलचस्प बात बताऊं, आप हैरान होंगे कि इतनी बड़े ग्रेड के अफसरान, ग्रेड 20 के अफसरान, ग्रेड 21 के अफसरान को एक जो है इंस्पेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर चलाता होता है। और इस तरह उंगली के इशारे पे, जिस तरह से मैं आपको बताऊं उंगली के इशारे पे, कि एक इस तरह की करप्शन और पैसों के मामलात हैं, और इतने बड़े बड़े अफसरान जो हैं अपनी इज्जत नफ्स पे इतना कंप्रोमाइज़ करते हैं कि आपका तस्वर है कि जब वो अंदर जो कमरे के अंदर जिस तरह मामलात होते हैं कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तो वो वैसे ही करते हैं। तो ये सिस्टम सिर्फ करप्शन का है और किसी मामलात में इनका कोई सरोकार नहीं है कि किस तरह शहर जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा हो जाएगा। लोगों के मसाइल हैं, आप बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, वहाँ पे उनके पानी के इश्यूज़ होते हैं, बुनियादी फैसिलिटीज़ कुछ नहीं होती हैं। आपके कई इमारतें जो हैं सड़कों पे या उनकी सड़क के किनारे पे तामीर की जाती हैं जो इलीगल होती हैं। वो इनका अगर ड्रेनेज का या बारिशों को पानी आता है तो वो भी नहीं जा सकता। एक बड़ा मामला है। हाँ, कुछ अफसरान जो मौजूद होते हैं इस इदारे के अंदर, कुछ आटे में नमक के बराबर, जो इन मामलात को बेहतर नहीं समझते हैं, तो उनको अहम ओहदे भी दिए भी नहीं जाते हैं। और वो उन्होंने तय किया हुआ है कि देखें जी, काम तो करना है मगर इतना भी कोई इलीगल काम नहीं करना है कि जिस तरह से लोगों का नुकसान हो। तो उनको कभी भी सिस्टम तो क्या मगर कोई अच्छी जो है वो पोस्ट भी नहीं दी जाती है। बदकिस्मती की बात है कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम इसलिए होता है कि जो आप कितने जो चलाते हैं लोग, बज़ाहिर मैं हमेशा कहता हूँ कि बज़ाहिर हमें नज़र आता है कि महकमा किसके पास है, मगर उसको चलाने वाले कोई और होते हैं। आप दिलचस्प बात बताऊँ कि जो गुज़श्ता सिस्टम था उस पर ये इल्ज़ाम है कि 2 से ढाई अरब रुपए वो सिस्टम का हिस्सा खा गए। अब ये देखें ना, इस तरह से बातें हैं कि मिसाल के तौर पर आसिफ शेख के लिए कहा जाए कि वो सिस्टम के जो है हिस्सापति खा गया, इसलिए डीजी को भी हटाया गया या और मामला सामने आए, नया सिस्टम फिर लेकर आए। तो इसी तरह से होते हैं, जो अफसरान के हिस्सापति खा जाते हैं तो फिर दूसरा सिस्टम आ जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होता है। इससे पहले भी हम कई सालों से देखा, सिंध हुकूमत के आखिरी बात में बता दूं कि सिस्टम सिंध हुकूमत में कई ऐसे महकमे हैं जिनमें सिस्टम मौजूद रहा था। जिस तरह से महकमा रेवेन्यू के अंदर भी एक मुख्तार कार सिस्टम चलाता आ रहा था, इस वक्त भी चला रहा है, मगर कुछ हद तक हमने देखा कि उसको कवर किया गया या उनको ख़त्म भी किया गया। मगर ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी वाला सिस्टम जो है वो ख़त्म नहीं होता है, और इसी तरह से जो दीगर महकमे हैं जिनमें ये सिस्टम चलता है उसी तरह से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सही कह रहे हैं। एक सिस्टम को अगर हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर से एक नया सिस्टम निकल के आ जाता है। एनीवेज जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की हैं। अच्छा रियाज, बताइए कि एक जो है करप्शन का सिस्टम, जैसे कि अभी फैसल कह रहे थे, अगर हम क्यों ना उसका एक नया इदारा ही बना दें, अगर इन लोगों ने इसी तरह से करप्शन करनी है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि ये कहना कितना दुरुस्त होगा कि कराची में जो बिल्डर माफिया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क अपना बना चुका है कि कवानीन हो जाएं, अदालती अहकामात हो जाएं, वो उसकी भी परवाह नहीं करता है, और वो भी इन सब के सामने हमें गैर मौसर दिखाई दे रहे हैं। फरजाना, ये बहुत बड़ा अलमिया है, और हमने मतलब जिस तरह ये गंदम वाला मामला भी हमारे सामने है, ये सारी चीज़ें ये इशारा कर रही हैं। आपने माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जब इदारे अपना काम उस तरीके से नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए, और जब इसमें सियासी जो है वो दाखलत होती है, और बहुत सी जगहों पे जहाँ पे सज़ाएँ मिलनी चाहिए गलत काम पे, गलत एक्शन पे, उस पे अगर जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, उस पे ऑडिट नहीं होगा, उस पे चेक्स नहीं होंगे और उस पे पनिशमेंट नहीं होगी, तो ये सिस्टम आस्ता आस्ता जो माफिया जो बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। तो फिर क्या होता है कि इतने बड़े बड़े शहर जो है वो करोड़ों की आबादी वाले शहर हैं कि जहाँ पे जो है वो इस्लामाबाद वगैरह दूसरे शहर, तो कराची के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर वो इतना बड़ा एक इदारा है और वहाँ पे इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो करप्शन हो रही है कि जहाँ पे
मुबैना तौर पे भी कहना शायद जो है वो सेफ जो है वो नहीं होगा, क्योंकि आप खुल के कह सकते हैं कि जो चीज़ें अरबों रुपए में आपके सामने डिस्कस हो रही हैं कि पिछली इंतज़ामिया जो थी उन्होंने ये किया और मौजूदा इंतज़ामिया ये कर रही है, एक को इधर से उधर हटा दिया जाता है और दूसरे को तीसरी जगह लगा दिया जाता है। ये बहुत खौफनाक कहानी है। उसकी वजह यह है कि इसके साथ जुड़े हुए जो करोड़ों लाखों इंसान हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो घरों की शॉर्टेज है वो जो है वो बद से बदतरीन सतह पे पहुंच रही है। रियासती सतह पे लोगों को हमने देखा कि हम इस पे स्टोरीज भी कर चुके हैं कि लोगों को जो लोन्स वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना घर और वो दूसरी जो स्कीम्स है सारी, असल चीज़ ये है कि रियासत क्या अपनी वो जिम्मेदारी पूरी कर पा रही है? अगर आप लोन नहीं दे रहे ठीक है, लेकिन क्या दूसरे मामलात में शफाफियत मौजूद है? क्या एक मुतवस्सित तबके का शख्स अगर घर बनाना चाहता है या कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई दुकान शुरू करना चाहता है, क्या रिश्वत के बगैर काम हो सकता है? मुझे याद है आज से 18-20 साल पहले की बात है कि BBC उर्दू पे हम सुन रहे थे कि भारत में कहा जाता है कि अगर कोई सरकारी काम रिश्वत के बगैर हो जाए तो वो शख्स झूठ बोलता है। कुछ सर्वे था इस तरह की कोई बात थी। तो अब इस तरह के इदारों में बदकिस्मती ये होने लगा कि जब तक आप जो है वो पैसे देकर जो है वो मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे आपका काम नहीं हो सकता। और ये इस तरह की जो ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं ये खौफनाक हद तक जो है वो डरावना जो है मेरे लिए कम से कम कि अगले 10 सालों में हमारे लिए जो है वो कारोबार करना, घर बनाना या इस तरह की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बनाना जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो चाहते ही नहीं कि चीज़ें ठीक हो। क्योंकि जिन्होंने इसको ठीक करना है, इन्होंने कहा बड़ी ख़तरनाक बात की जायद ने कि सीनियर लोग अपने इज्जत नफ्स को जो है एक डायरेक्टर और दूसरे लेवल के जो उंगली उस पर जो है उनको नचाया जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह मूवीज में और दूसरी जगहों पे हम देखते हैं माफियाज के कैसे लोग की है। वो जो लफ्ज हमने माफिया का इस्तेमाल किया है ना, ये तामीराती माफिया ही है। लेकिन अब देखना ये है कि एंटी करप्शन और PAC की तहत शहर के इन तामीराती माफिया को बेनकाब कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। अब देखना यही है कि कानून ताकतवर होगा या फिर ये सिस्टम ज्यादा ताकतवर होता है। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।